नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इलेवन क्लासेस में। आज हमारी जो कक्षा है वो स्वास्थ्य की सामान्य जानकारी से है। जब स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं या सामान्य बोलचाल की भाषा में स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है। स्वास्थ्य जैसा कि मानव के हर आयु वर्ग में अपनी दैनिक क्रियाकलापों का बिना किसी अवरोध के, अवरोध मतलब आपका शारीरिक अवरोध के, वह सकुशल संपन्न कर दे, इसे स्वास्थ्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सुबह कोई आपके घर पे आया, पूछा कि आज तो जाना था कहीं, तो क्या है, तो आज हमें बुखार है, तो बुखार के कारण वो नहीं जा पाए, तो इसका मतलब उनका स्वास्थ्य खराब है। पहले से उठ के तैयार हैं, इसका मतलब वो स्वस्थ हैं। ठीक है, तो हम स्वास्थ्य विषय में पढ़ेंगे प्रतिरक्षण, इम्यूनिटी एंड कुपोषण। ठीक, प्रतिरक्षण जिसे हम टीकाकरण भी कहते हैं। अब पहले जानते हैं कि प्रतिरक्षण किसे कहते हैं। देखिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई या ड्रॉप द्वारा शरीर में पहुंचाना प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है। जैसे जो हमारा शरीर है वो एंटीबॉडी बनाता है। ये मान लीजिए कि आपका टिटनेस, ये ह्यूमन बॉडी, तो टिटनेस से बचाव के लिए क्या करेंगे, इसके कुछ रोगाणु को हम कहाँ भेजेंगे, शरीर में। अब भेजने का जो माध्यम होगा वो दो तरीका हो सकता है, या तो सुई या ड्रॉप भेजेंगे। अब ये शरीर में टिटनेस का एक अणु आ गया, अब ये शरीर में एंटीजन बनाएगा, एंटीबॉडी, और टिटनेस के जो रोगाणु आएंगे उससे लड़ने में समर्थवान होगा। तो हम प्रतिरक्षण या टीकाकरण की बात करेंगे। प्रतिरक्षण जिसे टीकाकरण कहते हैं, इम्यूनिटी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई ड्रॉप द्वारा शरीर में पहुंचाना प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहा जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक, 10 वर्ष तक की आयु तक उसे कई प्रकार के टीके दिए जाते हैं जो बच्चे की प्रतिरक्षण क्षमता को, प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यून पावर को, इम्यून सिस्टम को सही रखे, स्वस्थ रखे, और वो बच्चा स्वस्थ रहकर स्वस्थ शरीर से अपना सभी कार्य और अपनी वृद्धि को संचालित कर सके। जो उसकी वृद्धि हो रही है, सामान्य वृद्धि, वो होती रहे। देखिए, इसीलिए भारत सरकार ने कई प्रकार के टीकों की व्यवस्था की है, और उनका एक अवधि काल है कि जन्म से कितने महीने के अंदर, कितने साल के अंदर ये टीका लग जाना चाहिए, पोलियो की खुराक कितनी होनी चाहिए, कितनी बार लगाया जाना चाहिए, HIV का भी टीकाकरण होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका टिटनेस का, मलेरिया बुखार का, आदि जो टीके हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो कक्षा है इसको अंत तक आप लोग देखिएगा। इस कक्षा से ही परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न एकदम मुख्य रूप से ही पूछे जाते हैं। इसको कृपया करके देखिए। प्रमुख टीकों की बात की गई है, इनकी अवधि कब से कब तक है। प्रमुख टीके कब मतलब अवधि, क्या मतलब प्रतिरोधक क्षमता, टीका क्यों मतलब बचाव। तो गर्भावस्था से 16 से 36 हफ्ते में
कम से कम एक में अंतर पर 1 माह पर टीटी के 2 टीके। ठीक है, जैसे शिशु गर्भ धारण करता है, गर्भ में आता है, तो उसके 16 से 36 सप्ताह के अंदर टीटी के 2 टीके लगेंगे, जिनमें 1-1 माह का अंतराल रहेगा। ये क्या काम करेगा? ये माँ और नवजात का टिटनेस से बचाव करेगा। जन्म के समय BCG टीका और मौखिक पोलियो की खुराक, जो घर पे आके ओरल ड्रॉप लोग पिलाते हैं, उसे मौखिक पोलियो की खुराक कहते हैं। ये क्या करेगा? तपेदिक एवं पोलियो से मुक्ति दिलाएगा। उसके बाद जन्म के 6 सप्ताह पे कौन सा टीका लगाया जाएगा? DPT, हेपेटाइटिस B, HIV और मौखिक पोलियो की दूसरी खुराक। पहली खुराक जन्म के समय, दूसरी खुराक 6 हफ्ते बाद। ये जो 6 हफ्ते या 6 सप्ताह बाद वाला टीका होगा वो डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, HIV और पोलियो से मुक्ति दिलाएगा, अर्थात वैसे रोगों को शरीर में आने नहीं देगा। उसके बाद जो यही होता है 6 हफ्ते बाद जो टीका लगता है वही 10 हफ्ते बाद लगता है, उसके बाद फिर 14 हफ्ते बाद लगता है। तो 10 हफ्ते बाद फिर कौन सा टीका लगेगा? DPT का, हेपेटाइटिस B का, HIV का और पोलियो वैक्सीन की, पोलियो ड्रॉप की तीसरी खुराक। उसके बाद 14 सप्ताह बाद DPT लगेगा, उसके बाद हेपेटाइटिस B, उसके बाद HIV, उसके बाद पोलियो की, मौखिक पोलियो की तीसरी खुराक, चौथी खुराक 14 हफ्ते में चौथी, देखिए 10 हफ्ते बाद तीसरी। जब 9 माह का बच्चा हो जाता है तो खसरा का टीका लगता है, खसरे रोग से बचाव के लिए। 1 वर्ष का जब बच्चा होता है तो चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस A का, चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता, हेपेटाइटिस A का टीका लगता है, जो चिकन पॉक्स और पोलियो से बचाव करेगा। जब 2 वर्ष का बच्चा होता है तो टाइफाइड का टीका लगता है, जो उसे मियादी बुखार से बचाता है। 5 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो टाइफाइड का टीका और DPT की दूसरी खुराक और पोलियो की छठी खुराक लगती है। DPT की पहली खुराक कब लगी थी? जब बच्चा आपका 4 हफ्ते का था। ठीक है, उसके बाद 5 वर्ष का जब हो गया तो टाइफाइड का टीका लगेगा, DPT की दूसरी खुराक और पोलियो की छठी खुराक। ये किस चीज़ से बचाव करेगा? मियादी बुखार से, डिप्थीरिया से, काली खांसी से, टिटनेस और पोलियो से। उसके बाद जब बच्चा 5 से 6 वर्ष का हो जाएगा तो DPT बूस्टर खुराक टीका लगेगा 1 से 2 माह के अंतर पर। उसके बाद टाइफाइड का 2 टीका लगेगा। ये किस चीज़ से बचाव करेगा? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस और मियादी बुखार से। जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाएगा तो TT बूस्टर का 1 टीका लगेगा, मियादी बुखार का 1 टीका लगेगा, टिटनेस और मियादी बुखार से बचाव के लिए। आइए अब कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक, उनको देखते हैं, पढ़ेंगे। देखिए कुपोषण क्या कहते हैं? शरीर में किसी चीज़ की कमी या अधिकता से होता है। शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी से या अधिकता से होने वाला रोग क्या होता है? कुपोषण होता है। ये पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व जो हमारी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो पोषक तत्व कहलाते हैं। कुछ पोषक तत्व हमारे शरीर में अपने आप बनते रहते हैं रक्त के, और कुछ पोषक तत्वों को बाहर से लेना पड़ता है। तो कुपोषण के कारण क्या क्या है? कुपोषण के कारण क्या है? अपर्याप्त भोजन, भोज्य पदार्थों में मिलावट, जनसंख्या वृद्धि, अस्वच्छ वातावरण, गरीबी, अतिपोषण, अनुपयुक्त भोजन, जागरूकता की कमी। कुपोषण के कई कारण हैं। पहला कारण है अपर्याप्त भोजन। मतलब अपर्याप्त भोजन आप जानते हैं कि जैसे ये कहा गया है कि जो लोग शहरी लोग और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन के लिए किलो कैलोरी को एक आधार बनाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि शहर में निवास करने वाले प्रति व्यक्ति के लिए 2100 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर वो इससे कम पाता है तो वो क्या है? गरीब है। और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता है, अगर वो इससे कम पाता है तो वो गरीब है। वही बात करता है अपर्याप्त भोजन की। भोज्य पदार्थों में मिलावट, जैसा कि हम जानते हैं कि भोज्य पदार्थों में मिलावट एक अस्वस्थ होने का प्रमुख कारण है। दूध में पाउडर मिला दिया जाता है, यूरिया मिलाया जाता है,
आपका काली मिर्च में पपीते का बीज मिला दिया जाता है, गेहूं में कंकड़ मिला दिया जाता है, चने में मिट्टी काली मिट्टी मिला दिया जाता है। ये सब हम अब हमारे समाज में अपने आप को मिलावट खाद्यान्न पदार्थों में स्थापित कर चुका है। इससे हम लोग भाग नहीं सकते। तो ये भोज्य पदार्थों में मिलावट भी इसका कारण है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि भी कुपोषण का एक प्रमुख कारण है। जनसंख्या हमारी ज़्यादा है, सबको सही भोजन देना संभव नहीं प्रतीत होता है। पेट भरने लायक भोजन और आवश्यक भोजन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। पेट भरने के लिए आप चाहे कुछ भी खा के पेट भर सकते हैं, लेकिन अगर सही तत्वों की आवश्यकता के लिए भोजन चाहिए तो उसके लिए आपको हरी सब्जियां, प्रोटीन युक्त दालें, गेहूं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब तमाम चीज़ें आवश्यक होती हैं। उसके बाद अस्वच्छ वातावरण, जो हम लोगों का पर्यावरण है उसका स्वच्छ होना भी ज़रूरी है। अस्वच्छ वातावरण जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। अभी आप देख ही रहे हैं दिल्ली पूरी धुंध से छाई हुई है, पॉल्यूटेड वातावरण वहाँ का हो गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा में जो गेहूं धान कटने के बाद जो उसकी पराली जलाई जाती है उससे होता है। खैर वही एक कारण नहीं है। उसके बाद गरीबी, गरीबी भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कुपोषण की वृद्धि में। अतिपोषण, कुपोषण के साथ साथ एक इसका दूसरा कारण है अतिपोषण, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा पोषण अगर किसी को मिल जाए तो वो भी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं होता है। अनुपयुक्त भोजन, मतलब इस समय जो जैसे फास्ट फूड का कल्चर भारत में डेवलप हो गया है, उससे आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अत्यधिक मोटापा का शिकार हो जा रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है आदि कई चीज़ें आप सामान्य तौर पर आप देख सकते हैं। जागरूकता की कमी, हम लोगों को ये अभी जागरूक नहीं है कि अगर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, ये सब की हमारे अंदर हमारे समाज में कमी है, जो एक कुपोषण का महत्वपूर्ण कारण है। तो कुपोषण को हम लोग समझे, कुपोषण किसे कहते हैं? शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से जो होता है उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण से होने वाले रोग, मुख्यतः बच्चों की बात की जा रही है। कुपोषण से होने वाले मुख्यतः 3 रोग है, जिसे क्वासी-योकर, रिकेट्स और रक्तअल्पता। क्वासी-योकर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, ये प्रायः बच्चों में होता है। इससे क्या होता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, आंखें कमज़ोर हो जाती है, आदमी सुस्त महसूस करता है। इसके उपचार हेतु या क्या करना चाहिए? प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की कमी से होने वाला है। मटर, चना, अरहर, सोयाबीन की दाल आदि चीज़ें अगर आप देंगे तो क्वासी-योकर से बचाव कर सकते हैं। दूसरा रोग हमारा है रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। देखिए शरीर में विटामिन डी, फास्फोरस और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगर ये सब नहीं होगा तो हमारे बाल, हमारे दांत, हमारी हड्डियाँ ये कमज़ोर हो जाएंगी। शरीर में आलसता महसूस होगी, शरीर दुर्बल हो जाएगा, शरीर पीला पड़ने लगेगा। इससे बचाव के लिए हम क्या करेंगे? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हम लेंगे, फास्फोरस को लेंगे और कैल्शियम को लेंगे। ये दाल, पनीर, अंडा, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से इसमें सूखे रोग से हम बच सकते हैं। इसके उपचार के लिए ये सब लेना चाहिए। अब हम रक्तअल्पता की बात करते हैं। एनीमिया जैसा कि नाम से ही है, रक्त में कमी। रक्तअल्पता शरीर में रक्त की कमी से होने वाला रोग है। शरीर पीला हो जाता है, वजन में कमी होती है, पैरों में सूजन आ जाती है, आदि कई तरीके की चीज़ें इसमें रक्तअल्पता में होती है। अब रक्तअल्पता को कैसे सही किया जाएगा? तो जो लौह पदार्थ युक्त जो भोज्य सामग्री है उसको ग्रहण करने से रक्तअल्पता में कमी होती है। क्या खाना चाहिए? भिगोया हुआ चना खाइए, सेव खाइए, पत्तेदार सब्जियां खाइए, आपका जैसे पालक का साग हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब खाना चाहिए। अब देखिए लोहे से संबंधित प्रमुख तत्व हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रमुख तत्व लोहा। जो लौह होता है हमारे शरीर में 4 से 5 ग्राम होता है, लेकिन वो किस रूप में मौजूद होता है उसको देखेंगे। ये जो 4 से 5 ग्राम लोहा है उसका 70% भाग जो होता है वो हीमोग्लोबिन, मतलब 2.8 ग्राम से 3.5 ग्राम तक हीमोग्लोबिन रक्त में, हीमोग्लोबिन में इतना पाया जाता है। और जो शेष हो गया आपका वो यकृत, वृक्क तथा अस्थि मज्जा में विद्यमान होता है।
तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर में कितने प्रतिशत लौह तत्व हीमोग्लोबिन में और कितने प्रतिशत आपके यकृत, वृक्क तथा अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। तो शरीर में 70% हीमोग्लोबिन रक्त में और 30% यकृत, वृक्क तथा अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। अब देखिए, शरीर में लौह तत्व की दैनिक आवश्यकता रोज़ रोज़ कितनी आवश्यकता है। तो जो 1 से 20 वर्ष के लोग हैं उनमें 15 से 20 मिलीग्राम की लौह तत्व की आवश्यकता होती है। प्रौढ़ पुरुष या स्त्री में 20 मिलीग्राम प्रतिदिन, गर्भवती अगर महिला है तो 40 मिलीग्राम और दुग्धपान कराने वाली अगर महिला है तो 30 मिलीग्राम लौह तत्व की आवश्यकता होगी दैनिक। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं। कुपोषण शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से होता है। कारण क्या है? अपर्याप्त भोजन, भोज्य पदार्थों में मिलावट, जनसंख्या वृद्धि, अस्वच्छ वातावरण, गरीबी, अतिपोषण, अनुपयुक्त भोजन, जागरूकता की कमी। कुपोषण से होने वाले लोग क्वासी योरकर की बात की, प्रोटीन की कमी से होता है। सामान्यतः बच्चों में होता है। शरीर की वृद्धि रुक जाती है, आंखें कमज़ोर हो जाती है। इसके बचाव के लिए या उपचार के लिए मटर, चना की दाल, अरहर की दाल, सोयाबीन की दाल अर्थात प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ हमें लेना चाहिए। रिकेट्स की बात करेंगे जिसे सूखा रोग कहते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी तथा फास्फोरस की कमी से होता है, शरीर दुर्बल हो जाता है। इसके उपचार के लिए दाल, पनीर, अंडा, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। रक्तअल्पता रक्त की कमी से होता है, शरीर पीला पड़ जाता है। वजन में कमी होती है, पैरों में सूजन आ जाती है, आलस बना रहता है। ये लौह युक्त तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थ लेना चाहिए। पालक, सेव, चुकंदर आदि चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ये एक सामान्य कक्षा थी। ये जैसे परीक्षाओं में कई बार ये सामान्य विषय से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये जैसे पूछ लिया जाएगा तो ये बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलता है। इसलिए जहाँ जहाँ भी हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है, एक वीडियो के रूप में आप लोगों तक मैं पहुँचाने का कार्य करता हूँ। आप लोग हमारे चैनल 11 क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करें, यही हमारा आपसे आग्रह है। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।